अरे भाई, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे? ये ऊपर कैसे उठ रहे हैं? कुछ तो बात है। अरे, कोई नई बात नहीं है। फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या? जैसा आपको टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा है। क्या टॉपिक? वैद्युतावेश। हाँ जी, क्लास 12th का फिजिक्स का पहला टॉपिक वैद्युतावेश आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। वैद्युतावेश से एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन आए ना आए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा स्क्रीन पर लिखी हुई डेफिनेशन को आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है, वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त, युक्त का मतलब यहां पर है कि ऐसी वस्तु जिस पर आवेश है वो किसी अन्य वस्तु यानी कोई अन्य आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत आवेश एक गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। यहां हम ये नहीं समझना चाहेंगे कि वैद्युत बल की प्रकृति क्या होती है, या फिर हम यहां कुछ और इधर उधर की बातें ना करके हम वैद्युत आवेश को देखेंगे। सबसे पहली बात, वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चाहे आप स्मॉल क्यू से कीजिए चाहे कैपिटल क्यू से कीजिए, लेकिन वैद्युत आवेश के प्रदर्शन में हम दोनों ही चीजों का यूज करते हैं। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वैद्युत आवेश को मापने के लिए कोई ना कोई हमें एक मात्रक चाहिए, कोई ना कोई हमें एक यूनिट चाहिए। जैसा आप लोग पढ़ते आते हो क्लास 11 से कि यहां पर हम दो सिस्टम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। सर, हम एसआई पद्धति में अगर वैद्युत आवेश का मात्रक देखना चाहते हैं तो इसका मात्रक होता है सर कूलाम। कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर ये जो कूलाम है इसको हम एम्पियर से भी जोड़कर देखेंगे। क्लास 10 में आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन टी, या आप ऐसे कह सकते हो Q बराबर I इंटू टी। ये वैद्युत धारा का फॉर्मूला है जो कक्षा 10 में हम सब लोग पढ़ते हैं। ये जो Q है वो आवेश है, I वैद्युत धारा है और T जो है वो समय है। अगर हम यहां पर देखें, I जो है वो हमारे लिए एक मूल राशि है और समय भी हमारे लिए मूल राशि है। मतलब अगर मैं यहां पे कहूं कि I का मात्रक एम्पियर होता है क्योंकि एक मूल राशि है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहां पर जो कूलाम है, या आप इसे ऐसे कह सकते हो, एक कूलाम जो है वो एक एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ये पूछ सकता है कि एक कूलाम किसके बराबर, तो आप बता सकते हैं एक कूलाम इक्वल टू एक एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसका हम मात्रक देखना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी बात मैं यहां बता देता हूं, ये जो सीजीएस में मात्रक देखने से पहले क्यू यानी आवेश का विमीय सूत्र भी आप देख सकते हो। तो जैसा आप जानते हो ये Q बराबर IT एक फॉर्मूला है। यहां I का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं A, और T समय के लिए T आता है, तो जो Q का विमीय सूत्र है वो हमारे लिए हो जाएगा AT। ये ध्यान रखेंगे सब लोग। इसके बाद हम बात करते हैं CGS मात्रक की। काहे का? आवेश का। तो आवेश का जो CGS मात्रक है उसे हम कहते हैं ESU, या हम कह सकते हैं E मतलब इलेक्ट्रो, S मतलब स्टैटिक, U मतलब यूनिट। इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ये कह सकते हैं। इसको एक अन्य शब्द के तरीके से स्टेट कूलाम भी हम लोग इसे बोलते हैं, स्टैट कूलाम भी हम इसे कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ESU और
एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन हो सकता है? तो याद रखेंगे 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। स्पेशल यूज नहीं है लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि दो सिस्टम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10⁹ ESU, स्टैट कूलाम बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आप इसे कह सकते हैं। यहां पर ये हमारा रहा वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, किससे इसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक भौतिक राशि है, इसीलिए हम इसे एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में माप सकते हैं। एसआई सिस्टम में से कूलाम में मापते हैं और सीजीएस सिस्टम में से स्टैट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी हम इसे माप सकते हैं। यूनिट के बाद में अब हम देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में कुछ और बातें। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में हमें इलेक्ट्रॉन बाहर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहां हम एक टेबल खींचेंगे, उस टेबल के माध्यम से हम कुछ समझना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहां सीरियल नंबर लिखूंगा। सीरियल नंबर में मैं 3 पार्टिकल की बात करूंगा, 1 2 3। यहां हम कण का नाम लिखेंगे, जो भी कण है उसका नाम। तो जैसे हमारा सबसे पहला कण रहा इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण हमारा रहा प्रोटॉन, तीसरा कण हमारा रहा न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन के लिए स्मॉल p बनाते हैं, न्यूट्रॉन के लिए हम छोटा n बनाते हैं। कण के नाम के बाद अगर मैं बात करूं आवेश की, यानी आवेश की जो मात्रा है वो इन पर कितनी होती है, तो आवेश की मात्रा जो इलेक्ट्रॉन पर है, जो प्रयोगों से सिद्ध की गई है, वो होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यहां पर इसका जो मात्रक है वो कूलाम है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान मैं बता रहा हूं आपको वो कूलाम में है। प्रोटॉन पर देखोगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप चार्ज का मान बताना चाहेंगे तो चार्ज का मान 0 होता है। जिस वस्तु पर आवेश का मान 0 होता है उसे हम उदासीन भी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेश के जो प्रकार हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे। एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशों को प्रकार में बांटा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में किसके पास आवेश ज्यादा है, तो कृपया करके इस प्लस और माइनस को छोड़कर केवल इनके मान को देखें। ये चिन्ह जो लगे हुए हैं प्लस माइनस, जैसे वो -2 और -+2 में कोई पूछता है कि कौन बड़ा है तो आप कहते हैं +2 बड़ा है, -2 छोटा है। आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्लस और माइनस जो है वो केवल प्रकृति बता रहे हैं। इसीलिए आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किस पे आवेश ज्यादा है, तो ध्यान रखेंगे किसी पर नहीं, दोनों पर बराबर है। क्योंकि आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ऋणात्मक जो है वो इलेक्ट्रॉन पर है और धनात्मक जो है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम वो आपका प्रोटॉन पर है। तो ये आवेश का मान रहा। आवेश के अलावा साथ में आप एक चीज और देखते हुए चलेंगे, तो वो ये है कि द्रव्यमान कितना होता है। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे चलकर हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगी। तो सर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन इस पर जो मान है द्रव्यमान का वो 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम रहता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे जिस पर आवेश नहीं होता है लेकिन द्रव्यमान फिर भी होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। यहां से इस टेबल से एक छोटी सी चीज को आप कंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर वस्तु पर आवेश नहीं है द्रव्यमान तब भी होगा, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। तो ये एक टेबल यहां पर बनती है। इस टेबल में आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इनके मान आपको याद होने चाहिए, हर वक्त आपको याद होना चाहिए। अब आप एक छोटी सी बात और समझें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि परमाणु होता है, तो परमाणु के मध्य में एक कोर होती है जिसे हम अक्सर कर नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं।
प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर काट रहे होते हैं। यहां पर समझने के लिए जो बात है वो ये है कि किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। कुल मिलाके दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहें कि किसी भी परमाणु पर कुल आवेश कितना होता है तो वो उदासीन होता है। कब उदासीन होता है? जब उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी परमाणु पर सदैव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, अतः परमाणु उदासीन रहेगा। एक बात और चलते चलते समझते चलते हैं, नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना सरल काम नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके जाना या दूसरी जगह से इस जगह ले आना प्रोटॉन को नाभिक से निकालने की तुलना में बहुत सरल कार्य है। ये वाली बात आप याद रखेंगे ताकि मैं आगे की बातों को आपको समझा सकूं। जी हाँ, एक शब्द और हम यहां पढ़ेंगे आज की आधुनिक फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। यहां तक हम नहीं रुके हैं, हजारों सैकड़ों कणों की और खोज हो चुकी है। जिन सैकड़ों कणों में कुछ और कण हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। ये जो क्वार्क्स होते हैं अमूमन हम लोग 6 प्रकार के पढ़ते हैं। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर ये देखना चाहते हैं आवेश का न्यूनतम मान कितना संभव है। तो आवेश का न्यूनतम मान संभव होने के लिए जानना है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्वार्क्स पढ़ेंगे। क्वार्क्स कण हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं अमूमन। इन 6 प्रकार के जो कण हैं इनमें जो नाम आप देखोगे तो सबसे पहले आपको अप, जिन्हें डाउन ये भी आप कह सकते हैं, एक टॉप होता है तो एक बॉटम करके होता है, एक स्ट्रेंज होता है तो दूसरा आपका जो है वहीं पर चार्म करके होता है। जिनमें अप का जो सिंबल है वो स्मॉल यू है और डाउन का जो सिंबल है स्मॉल डी है। इनमें ये 4 महत्वपूर्ण नहीं है जिन्हें हम आगे के लिए नहीं लेके चलेंगे, लेकिन 2 क्वार्क्स अप एंड डाउन को हम यहां समझेंगे। ये जो अप क्वार्क्स है इस पर जो आवेश होता है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसको हम E मानते हैं। जैसे प्रकाश की चाल जिसे हम लोग C बराबर 3 × 10⁸ लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, यानी C लिखा मतलब ये लिख दिया। तो आगे से याद रखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम को हम आगे से स्मॉल e लिखेंगे। तो जब भी कभी मैं E लिखूं तो उसका मतलब समझ जाइएगा किस पर्पज से लिखा जा रहा है। तो U यानी अप क्वार्क्स पे जो आवेश की मात्रा है वो धनात्मक होती है और 2/3 होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। वहीं डाउन क्वार्क्स पे जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका ऋणात्मक होता है 1/3 पार्ट। मेरा आपसे यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। कितने क्वार्क से? 3 क्वार्क से। अब आप ये बताएं कि इन 3 क्वार्क्स में कौन कौन से क्वार्क्स होने चाहिए प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटॉन को बनने में कितने क्वार्क्स चाहिए, कौन कौन से क्वार्क्स चाहिए, और न्यूट्रॉन को बनने में कौन से क्वार्क्स हमारे पास होने चाहिए। यहां पर अगर मैं तुलना करूं ऊपर वाली टेबल से और इस टेबल की, तो आप पाएंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश को मैं लिख दूं E, प्रोटॉन के आवेश को मैं E लिख दूं, तो आप ऊपर की टेबल में देखें और नीचे की टेबल में देखें तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम आवेश कौन सा है, तो आप बता पाएंगे डाउन कास्ट पे सबसे कम आवेश है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में केवल सबसे कम आवेश इलेक्ट्रॉन पर है। यानी ये जो अप और डाउन क्वार्क्स हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, इनसे मिलकर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में जो पा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए कोई तुमसे पूछे कि स्वतंत्र अवस्था में आवेश का न्यूनतम मान कितना संभव है, तो याद रखेंगे उतना ही संभव है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को समझेंगे। महत्वपूर्ण गुणों से मतलब यही है
कि आवेश के बारे में कुछ बातें हैं जिनसे हमें प्रश्न करना सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आवेश के गुण देखेंगे। कई लोग इन्हें आवेश के गुण के बजाय आवेश की विशेषता भी कहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आवेश के गुण कह दीजिए। तो सबसे पहला जो गुण हम यहां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। जो वैद्युत आवेश है वो कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझने की चीजें हैं, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये दो प्रकार का होता है, ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि वो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार का है। उसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। आवेश दो प्रकार का किसने बताया? बेंजामिन ने। अब आवेश के प्रकार कौन से? एक होता है धनात्मक आवेश। ऐसे करके लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, लेकिन अगर पूरा लिखना चाहेंगे तो आपको इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, धनात्मक आवेश। और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश को भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ऋणात्मक आवेश। ये दो प्रकार का आवेश है। अभी आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर चक्कर काटने का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहां ये याद रखेंगे कि जिस वस्तु पर आवेश होता है, यानी जो वस्तु आवेशित होती है, उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या परमाणु को अन्य इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु से लाके देना तुलनात्मक रूप से आसान है। तो याद रखेंगे, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे याद रखना है, जो वस्तु धनात्मक आवेश होगी उसके बारे में पहली चीज याद रखेंगे, प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी धनात्मक वस्तु पर। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है, ये संख्या ज्यादा कब हो सकती है? आपको तो मैंने ये बताया था कि किसी भी परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन यहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा कैसे हो गई? प्रोटॉन तो नहीं आए, लेकिन हां ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसे समझो, एक क्लास में 10 लड़की हैं और 10 लड़के हैं। मैंने कहा लड़कों की संख्या ज्यादा है या लड़कियों की? तो प्रारंभ में दोनों की संख्या बराबर है। मैंने कहा ऐसी कंडीशन बताइए जहां लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाए, यानी लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाए। और यह भी ध्यान रखना है, लड़के बाहर से नहीं आने चाहिए। तो ज्यादा करने के लिए क्या कहोगे? लड़की क्लास से 1 या 2 या 3 जो भी हैं वो निकल कर चले जाएं, तो लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल से आप समझिए कि प्रोटॉन निकल कर नहीं जा सकता और ना ही आ सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल कर जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के चले जाने पर तुलनात्मक रूप से प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका एक मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, यानी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये ध्यान रखेंगे, जो भी वस्तु होगी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, बाहर जाने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको तीसरा पॉइंट ऐसे समझिए कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, कमी का मतलब क्या है? यहां पर त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और इलेक्ट्रॉन पर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि द्रव्यमान होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो साथ में द्रव्यमान लेके जाएगा। मतलब समझें, एक मिठाई का डब्बा है, मिठाई के डब्बे में मेरे पास इस तरीके से 12 लड्डू रखे हुए हैं। अब इस 12 लड्डू में से एक लड्डू मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप सोचिए, इस मिठाई के डब्बे का द्रव्यमान कम होगा या ज्यादा? तो आप नॉर्मल सी बातें पाएंगे कि द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो यह भी याद रखना है कि जो वस्तु धनावेशित होती है उससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका एक मतलब यह भी निकल कर आता है कि उसके द्रव्यमान में कमी दर्ज की जाती है। तो धनात्मक यानी जो वस्तु धनावेशित होती है, 3 बातें याद रखेंगे। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, और द्रव्यमान की जो वैल्यू होगी, जो भी मान होगा, उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक धनात्मक आवेश के विपरीत है ऋणात्मक आवेश, यानी जहां आप प्रोटॉन की संख्या ज्यादा कह रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कहिए।
तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है ऋणात्मक वस्तु पर वो कैसी होती है, कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है जो भी वस्तु ऋणावेशित होती है। अब ऐसा कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एक वस्तु को दिया जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होगी, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिठाई का डब्बा रखा था 12 लड्डू में 2 लड्डू और लाके रख दीजिए। जब बाहर से लड्डू लाके रखोगे तो सीधी बात है कि द्रव्यमान कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। यहां मैंने आपको आवेश के प्रकार पहला गुण पढ़ाया था जो 2 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार में डिटेल में जाना बहुत जरूरी था, तो मैंने वो आपको बताया कि कितने कितने प्रकार के, किस किस प्रकार के आवेश में कौन कौन सी विशेषताएं मिलेंगी देखने को। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच में अंतर का भी काम करते हैं। यहीं पर एक अन्य चीज अगर आप समझना चाहें तो बहुत बारीकी से समझेंगे तो आपको मिलेगा कि जब 2 जगह, मानो एक धनात्मक आवेश और दूसरा भी धनावेश, या मैं कहूं एक ऋणावेश दूसरा ऋणावेश, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, या ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है पहली वस्तु धनावेशित है दूसरी ऋणावेशित है, या मैं ये कहूं पहली वस्तु ऋणावेशित और दूसरी वस्तु धनावेशित है। तो जब इस प्रकार की चीजें मिलती हैं, यानी दोनों वस्तुओं पर एक जैसा आवेश मिलता है, तो इसे समान प्रकृति का आवेश कहते हैं, या फिर आप इसे सजातीय, एक शब्द यूज कर सकते हैं, सजातीय आवेश। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सजातीय आवेश है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जब एक वस्तु पर धन है और दूसरी पर ऋण है, एक पे ऋण एक पे धन है, तो ऐसे को कहते हैं हम विपरीत प्रकृति। ये विपरीत प्रकृति के आवेश है। अब ये जो विपरीत प्रकृति का आवेश है, इनको हम विजातीय भी कह देते हैं। कई बार हम इसे विजातीय आवेश कहते हैं। यहां पर कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं समझने के लिए। वो ये है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं या जो विजातीय आवेश होते हैं, वो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो यहां पर आकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करते हैं। वहीं पर जिन पर समान आवेश होता है वो एक दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करते हैं। ये छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन याद रखेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वहीं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। यहीं पर अगर मैं सारगर्भित बात करूं तो एक शब्द में अगर ये कहा जाए कि किसी वस्तु को आवेशित करना, या आप ऐसे समझें, कहीं लिखा हुआ है कि वस्तु आवेशित है, तो आवेशित का अर्थ क्या है, आवेशित का मतलब क्या है? आवेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को हटा देना या दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले आना। कहां ले आना? पहली वस्तु पर। हटा देने का मतलब त्याग से है। कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो भी वो आवेशित हो जाती है, और दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लाने का मतलब ग्रहण करने से है। या कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो भी वो वस्तु आवेशित कहलाती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धनात्मक आवेशित कहलाती है, और जब वस्तु आवेश इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ये बातें स्पष्ट तौर पर आपको क्लियर होनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि जब कांच की रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। ये सारी चीजें हम वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी हम यहां पर सबसे पहले देखना चाहेंगे अगला गुण, यानी आवेश का अगला गुण। गुण नंबर 2 को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो गुण नंबर 2 होगा वैद्युत आवेश की योज्यता। अब ये वैद्युत आवेश की योज्यता, ये क्या चीज है, इसे भी देख लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3। पहले पर आवेश का मान है 2 कूलाम, दूसरे पर आवेश का मान है -3 कूलाम, लेकिन जो चौथा आवेश है उस पर धनात्मक है और वो 1.5 कूलाम आवेश है। मैंने आपसे कहा क्यों, कुल ज्ञात करना है आपको, कुल आवेश कितना है ये ज्ञात करना है।
तो कुल का मतलब होता है आपको सारे आवेशों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप Q ज्ञात करेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे। यहां पर ध्यान ये देना है कि जब भी आप आवेश को जोड़ें तो आवेश वैसे ही जोड़ें जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है, अर्थात जो चीज धनात्मक है उसे धन के साथ लिखना है और जो चीज ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक के साथ लिखना है। धन की संख्या जुड़ेंगी, आप पाएंगे प्लस का 3.5 कूलाम और -3। तो जब आप कुल निकालेंगे तो ये धनात्मक 0.5 कूलाम निकल कर आ जाएगा। यानी आवेश की योज्यता का मतलब है जब भी आवेश को जोड़ना हो तो आप साइन के साथ जोड़ें, जो धनात्मक है धनात्मक लें, जो ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक लेंगे। ये आवेश की योज्यता रही। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो अब आवेश का संरक्षण जैसा आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जहां संरक्षण की बात आ जाए वहां का मतलब क्लियर होता है, यानी ऐसी चीज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट कर सकते हो। तो सेम चीज विद्युत आवेश का संरक्षण है। विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता। अब क्या है, कैसे है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक बात बोली थी कि मेरे पास एक कांच की रॉड है, एक कांच है और इधर मेरे पास बिल्ली की खाल है। अब ये दो चीजें मेरे पास हैं। अब इस पर भी कोई आवेश नहीं है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। ये प्रारंभ की कंडीशन हो गई, शून्य आवेश, इस पर भी शून्य आवेश। लेकिन जब आप कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से ऐसे करके रगड़ेंगे तो आप रगड़ने पर घर्षण देंगे और घर्षण के फलस्वरूप क्या होगा, इनमें से किसी एक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी हम मानते हैं कि कांच की रॉड ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसका मतलब कांच की रॉड धनात्मक हो गई। और वहीं आप बिल्ली की खाल को देखोगे तो उसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, मतलब वो ऋणात्मक हो गई। हुआ क्या, जितने इलेक्ट्रॉन निकलकर कांच की रॉड से बिल्ली की खाल पर गए, यानी कांच की रॉड पर जितना धनावेश आया उतना ही इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल पर ऋणावेश आया। मान लिया जाए कि कांच की रॉड पर +2 कूलाम आया तो बिल्ली की रॉड पर कितना आया, -2। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आवेश कितना आएगा निकलकर, कुल 0 निकल कर आएगा। यानी पहले भी आवेश नहीं था और अंत में भी आवेश नहीं है। यही आवेश का संरक्षण है। इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। जैसे हमारे पास दो कण हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e। एक हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इस पर आवेश होता है +e। जब ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे से मिलकर अपने आप को नष्ट कर देते हैं। यानी जब -e को +e के साथ जोड़ोगे तो कुल आवेश कितना आएगा, 0 आएगा, यानी नष्ट हो गया, यानी कि कुल आवेश 0 हो गया। नष्ट होने के बाद में यहां पर 2 गामा फोटोन देते हैं। अब फोटोन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, फोटोन पर स्टार्टिंग से कोई आवेश नहीं होता। तो स्टार्टिंग में भी आप देखें कि आवेश आपका 0 है, दोनों के मिलने के बाद जो रिजल्ट हुआ उसमें भी आपको आवेश देखने को 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं बताइए, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप हम बदल सकते हैं। अब हम यहां पर अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे, जहां पर हम आवेश की क्वांटम प्रवृत्ति देखेंगे। ये आप सबको ध्यान रखने योग्य बात है कि ये बहुत जरूरी प्रवृत्ति में से एक है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। आवेश की क्वांटम प्रकृति इंपोर्टेंट है, ये क्या कहना चाहते हैं वो समझें। लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मुझे आप बताइए कि एक क्लासरूम में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। यानी कि किसी विद्यार्थी की संख्या 40 हो सकती है, हो सकता है 37 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए, हो सकता है 113 हो जाए। क्या विद्यार्थियों की संख्या ऐसे हो सकती है 40.5, या ऐसे हो सकती है 36.5, या ऐसे हो सकती है 99.7? नहीं हो सकती ना,
यानी विद्यार्थी अगर होगा तो क्लास के अंदर पूरे तरीके से होगा, नहीं वो बाहर होगा तो पूरे तरीके से होगा। यानी जब विद्यार्थियों की संख्या गिनी जाती है तो पूर्णांक में गिनी जाती है। यहीं पर यही बात उतनी ही सत्य है। यानी जब कोई वस्तु आवेशित होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या फिर त्याग करती है, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मानो ये ये आपका नाभिक हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो पूरा निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं। मतलब ये वस्तु पर या तो आवेश का मान जो होगा वो ई हो ही जाएगा या फिर पॉइंटों में नहीं होगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी Q आवेश की मात्रा है, वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की पूर्ण गुणज होगी। ये ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला आपके सामने है जहां E क्या है, E का मतलब है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आप बोल सकते हैं। ये जो Q है वो क्या है, आवेश की मात्रा, यानी कितना आवेश आपका वहां रहने वाला है। अगर मैं आपसे n की बात करूं तो n कायदे से पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकती है, कभी भी आपकी पॉइंटों में नहीं होगी, कभी भी अंश बट्टे हर के रूप में नहीं होगी। यानी जो भी मान होगा n का 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी चीज से आप एक क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब पूछा क्या है, n पूछा है, दिया क्या है, q दिया है, E तो हम जानते हैं पहले से, तो आप क्या लिखेंगे, सूत्र q बराबर n इंटू ई से आप लगाइए वैल्यू। q 1 दिया, n पूछा है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आपको दिया है, ये भी 1 कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम कट गया, n चाहिए तो 1 बट्टे ये इसके नीचे आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टे 1.6, घात ऊपर जाएगी 10 की घात 19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि n का मान 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक आवेश में कितने, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिएगा जरा, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ध्यान देना, बहुत बारीकी से ध्यान देना। मैंने अभी बोला n का मान पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहां n के मान में दशमलव आ रहा है। भाई साहब ये भी पूर्णांक है, कैसे? अगर आप 6.25 के पीछे 10 की घात 18 ना लिखकर, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 4 लिखता हूं, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 62500 और 18 लिखेंगे तब भी तो 0 पे ही लास्ट करेंगे। यानी कि जहां पॉइंट के साथ 10 की घात दे रखी है, समझ जाइएगा वो भी एक तरीके से पूर्णांक का काम कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो मान है वो आवेश की मात्रा का एकदम ठीक है। अब हम लोग आवेश की अंतिम गुण को देखते हैं और उसी के साथ फिर हमारा आवेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आवेश का जो अगला गुण है, जिसे हम 5 नंबर कह सकते हैं, तो आवेश की गति पर निर्भरता आप कह सकते हैं, या इसे आप प्रभाव कह सकते हैं। आवेश पर गति का प्रभाव क्या रहता है? तो देखिए, आवेश का गति पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन है ये रुका हुआ है यानी स्थिर है, तो जो आवेश का मान है वो क्या है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान है यानी गति की अवस्था में है, तब भी आप पाएंगे कि E का मान ऋणात्मक 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, यानी बदल ही नहीं रहा। अगर यहां प्रोटॉन होता तो ये धनात्मक हो जाता, ये प्रोटॉन होता तो धनात्मक हो जाता। यानी गति करने से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आवेश से उत्पन्न होने वाले प्रभाव पर अंतर पड़ता है, जरा उसे भी स्पष्ट करते हैं। कैसे? यानी आवेश का जो मान है वो गति में जाने से नहीं बदलेगा, लेकिन आवेश के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए वैद्युत आवेश,
इसकी कुछ अवस्थाएं संभव हैं, जैसे ये स्थिर हो सकता है या ये गतिमान हो सकता है। अगर स्थिर है तो इससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा, वैद्युत आवेश के स्थिर होने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके कारण हमें मिलता है यहां पर वैद्युत क्षेत्र। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी याद रखेंगे आवेश जब स्थिर में है तो उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यदि आवेश गतिमान है तो क्या होगा? जी हां, अगर गतिमान है तो फिर से दो संभावनाएं व्यक्त होंगी। पहली ये होगी कि एक समान गति कर रहा है, यानी गति तो है लेकिन एक समान, और दूसरी बार में असमान गति है। लेकिन जो असमान गति है उसमें स्पेशल ध्यान रखेंगे, वो त्वरित गति होनी चाहिए, त्वरण के साथ में होनी चाहिए। इसमें त्वरण का मान शून्य होगा, इसमें त्वरण का मान शून्य नहीं होगा। जब आवेश गतिमान है एक समान रूप से, यानी आवेश है तो सबसे पहली बात तो देखो वैद्युत क्षेत्र आएगा ही आएगा। लेकिन आवेश अगर गतिमान है वो भी एक समान वेग से बिना त्वरण के साथ, तो एक नया प्रभाव यहां पर उत्पन्न होता है जिसे हम चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर वस्तु आवेश गतिमान है और गतिमान कैसा? त्वरण के साथ में, तो ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र ई से प्रदर्शित होता है और चुंबकीय क्षेत्र बी से होता है, वैद्युत क्षेत्र ई से होता है। जब वस्तु असमान है, मतलब एक असमान गति कर रही है, मतलब त्वरण के साथ में गति कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, वैद्युत क्षेत्र भी आएगा, साथ में यहां पर मिलेंगी वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये ध्यान रखेंगे। यानी बात इतनी सी है कि जब वैद्युत आवेश के मान पर पूछा जाए तो गति का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को अगर हम पूछेंगे तो हमें मिलेगा कि बस आवेश स्थिर रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश गतिमान है और बिना त्वरण के है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन आवेश गतिमान है और वो भी त्वरण के साथ में, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होंगी। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वैद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होने लगेंगी। अब अंत में हम यहां पर एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में हम ये देखेंगे कि जो पहले आएगा, मानो मैंने ऐसे लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट में जो सबसे पहले आ रहा है, यानी जो ऊपर आ रहा है, जो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, उनमें से आपस में दो चीजें रगड़नी है। मानिए पहला नंबर और तीसरे नंबर की चीजों को आपस में रगड़ना है, तो जब पहले नंबर और तीसरे नंबर की चीजों को आप रगड़ेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि दोनों में से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो पहले आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो वस्तु सदैव कैसी होगी? धनात्मक होगी, यानी धनावेशित होगी। और जो वस्तु पीछे आ रही है, यानी जो बाद में आ रही है, बाद में आने वाली वस्तु में जो आपका पदार्थ है वो ऋणावेशित होगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। वैद्युत आवेश के बारे में इतना ही जानना सफिशिएंट होगा। बाकी हम अगली वीडियो में कूलाम के नियम को समझेंगे और उससे आने वाले क्वेश्चनों को भी देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है।